हेलो गाइस। देखिए, हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इंडियन पॉलिटी की। उसमें पार्ट बी हम पढ़ रहे हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस के पार्ट बी, है ना। और उसके बाद पहले हम कर चुके हैं इसमें ये वाला जो इसमें अपन ने नेशनल इमरजेंसी है वो कंप्लीट कर ली है। और नेशनल इमरजेंसी इसमें पूरी लक्ष्मीकांत से लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाई है। तो कोशिश करिएगा इसको रिवाइज करने की बार बार, और इन्हीं वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पार्ट ए पढ़ चुके हैं, पार्ट बी पे अपन आ रहे हैं। पहले हमने आर्टिकल 352 पढ़ लिया ना, क्लियर हुई। आर्टिकल 352 पढ़ लिया, अभी आर्टिकल 356 की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 356 किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति शासन की। आरोपण का आधार क्या है? देखो, आर्टिकल 355 प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करना है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपातकाल व संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। क्लियर। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में उल्लिखित है तथा दूसरा 365 में। यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है उसके दो आधार है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 356 में तो साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की घोषणा जारी करने पर अधिकार है। राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है कि यदि वह आश्वस्त है कि वह किसी राज्य मतलब अगर कोई सिफारिश देता है, कौन? राज्यपाल। ये कहता है कि मतलब कोई पर्टिकुलर राज्य है, उसका राज्यपाल एक सिफारिश करता है, वो कहता है कि साहब राज्य सरकार संविधान के प्रारूप के अनुसार नहीं चल रही। किसको कहता है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर्टिकुलर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। ये दोनों बातें ध्यान रखना ना, इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, या तो राज्यपाल उसको रिपोर्ट देता है कि ये संविधान के अनुरूप ये राज्य नहीं चल रहा है, या फिर राष्ट्रपति को खुद पता चल जाता है कि संविधान के अनुरूप ये राज्य नहीं चल रहा है, तो वो क्या कर सकता है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगा सकता है। एक आर्टिकल 365 भी है। इसके अनुसार क्या होता है कि अगर कोई राज्य है ना, राज्य को और केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं ना, केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनको पालना नहीं करता है, ठीक है, या उसको प्रभावी करने में वो असफल रहता है, तो उसे राष्ट्रपति के लिए विधि संगत, तो वो राष्ट्रपति को विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। क्लियर हुई बातें? दो बातें समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों को बहुत क्लियर तरीके से समझना है। पहली बात तो ये समझ लेना, आर्टिकल 356 के अंतर्गत तो राष्ट्रपति लगाएगा और गवर्नर उसको बता देगा कि पर्टिकुलर स्टेट में और संविधान के प्रारूप के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति लगा देगा। दूसरी ये है कि 365 में लिखा हुआ है कि मान लो किसी केंद्र ने किसी राज्य को सलाह दी उस कि भी ऐसा प्रभावी तरीके से आप ये निर्देश दे रहा है और वो पर्टिकुलर राज्य उन निर्देशों की पालना नहीं कर रहा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन वहां लगा देगा। क्लियर हुई बातें? फिर देखो, संसदीय अनुमोदन, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाता है। क्लियर हुई? यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा पत्र लोकसभा के विघटन होने के समय जारी होता है तो लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है। तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है। ठीक, वह शर्तें राज्यसभा ने निश्चित समय स्वीकृति दे दी हो। देखो, ये पहले वाली बात है जो हम पीछे पढ़ के आए, सेम ही, राज्यसभा ने स्वीकृति दे दी, और क्योंकि लोकसभा तो विघटित हो सकती है तो उसके 30 दिन तक ये वैलिड रहता है। उसके बाद उससे पहले क्या होगा? 30 दिन में आप इसको कवर करवा लोगे, मतलब 30 दिन में आप पास करवा लोगे, उससे पहले राज्यसभा में पास हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। समझ गए? हमने पीछे जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी उसमें कहा था कि मैक्सिमम अनलिमिटेड बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, एक बार के लिए 6 महीने में। ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एक बार के लिए 6 महीने में, लेकिन मैक्सिमम 3 साल के लिए लगा सकते हैं ना। और एक बात आगे आएगी, थोड़ा सा इसमें चेंजेस मैं बताता हूँ। ठीक है। हालांकि यदि 6 माह की अवधि में यदि लोकसभा राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूर किए बिना विघटित हो जाती है तो ये घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के
बाद प्रथम बैठक के 30 दिनों तक लागू रहेगी, परंतु इस अवधि में राज्यसभा द्वारा इसे मंजूर देनी चाहिए। वो सेम बात है पीछे वाली, क्लियर, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा? सामान्य बहुमत। अब यहाँ देखो, ये जो है ना सामान्य बहुमत, और तुमने पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी, वहां था विशेष बहुमत। क्लियर हुई? ऐसे थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ा करो जिससे कि चीजें तुमको याद हो। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? विशेष बहुमत, और वहां पे तक यहाँ पे क्या है? सामान्य बहुमत, और वहां पर क्या था? नेशनल इमरजेंसी टाइम पे विशेष बहुमत। क्लियर? फिर देखो, अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति और मतदान का बहुमत। समझ गए ना? उपस्थित व मतदान करने वालों का जो बहुमत होगा उसको क्या बोलेंगे? साधारण बहुमत बोलेंगे। लेकिन अगर इसमें जो 2/3 सदस्य अगर हो जाएंगे, है ना, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत और 2/3 सदस्यों का बहुमत, तो वो क्या हो जाएगी? विशेष बहुमत। ठीक है। अगला देखो, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया। अतः उसमें प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए, अभी देखो 1 मिनट इसको पूरा करते हैं, 6 माह के लिए, 1 सेकंड रुकिएगा, केवल तब बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 परिस्थितियां हो। यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई हो। ठीक है। चुनाव आयोग ये प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाई उपस्थित हो रही है। ये अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें अच्छे से पता है कि देखो, जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो हम क्या, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति शासन जब भी लगेगा तो मैं पहली बार के लिए जैसे 6 महीने के लिए लगेगा। ठीक है। उसके बाद में आप उसको 3 साल तक बढ़ा सकते हो। प्रोसेस वही है, ठीक है ना। प्रोसेस मैं तुमको बता चुका कि वही लोकसभा राज्यसभा वो पारित होनी चाहिए, और वो ना 2 महीने। अब याद रखना चेंजेस क्या है। अब ये देखो, उसमें क्या है कि अगर आपको 1 साल से मतलब 1 साल से ज्यादा तक किसी पर्टिकुलर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए ये 2 कारण होने चाहिए। 2 कारण तभी होंगे वो आगे बढ़ पाएगी। जैसे पहला तो ये कि अगर मान लो पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लग रही है या पर्टिकुलर राज्य में कोई नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो ये कारण हो सकता है अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है तो। या किसी चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई इस पर्टिकुलर राज्य में जिसमें आप राष्ट्रपति शासन लगाना चाह रहे हो उस पर भी चुनाव करवाना जरूरी, मतलब कठिनाई पैदा हो रही है। मोटी मोटी बात समझ गए ना। ये कारण होना चाहिए कि किसी भी राज्य में अगर 1 से ज्यादा साल बाद में, मतलब 1 साल से ज्यादा अगर टाइम के लिए आप इमरजेंसी लगाना चाह रहे हो तो आपके लिए 2 कारण होने चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परिवर्तित घोषणा द्वारा वापस लिया जाता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। अगला देखो, राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या होंगे। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है। ठीक, वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करेगी। ठीक है ना। मोटी मोटी ये बात समझना, राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है। वह राज्य सरकार के अपने कार्य हाथ में ले लेता है, उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है। वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। ठीक है। अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तो मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। ठीक है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट समझना मेरी बात। देखो, बेसिकली अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो क्या होगा कि राज्य का शासन कैसे चलता है। तो राज्य का शासन चलता है, देखो, गवर्नर चलाता है। ठीक है। किसकी सलाह पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर चलाता है। लेकिन जैसे ही वहां पे राष्ट्रपति शासन चला तो याद रखना वहां पे शासन कौन चलाएगा। ये देखो, ये बात लिखी हुई है कि राज्य राज्यपाल के राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से चलाएगा गवर्नर ही। लेकिन यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसको सचिव भी बोलते हैं, राज्य सचिव। ये है राज्य सचिव, ये राज्य सचिव, यानी राज्य सचिव की सहायता से यहाँ पे क्या चलेगा, ये पूर्व सचिव की सहायता से पूरा राज्य प्रशासन चलेगा। क्लियर हुई बात है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को विघटित, ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। राज्य विधानमंडल को निलंबित विघटित कर सकता है। संसद राज्य के विधेयक को बजट प्रस्ताव को पारित कर सकती है। ठीक, समझ गए। जब कोई राज्य विधानसभा इस प्रकार निलंबित हो तथा विघटित हो तब सुनना,
संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है। संसद या किसी प्रतिनिधिमंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र तथा उसके अधिकारों व प्राधिकार पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकता है। विघटन होने की स्थिति में राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव होंगे। समझ गए ना? अब देखो पहले क्या होता था, अब मोस्टली देखो, अब समझो इस बात को। पहले क्या होता था कि जैसे 356 का यूज देखो, अगर तुम बेसिकली समझना चाहो 356 की कहानी क्या है, इसमें दो कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि अगर मान लो पर्टिकुलर केंद्र में कोई सरकार है और उसकी सरकार किसी राज्य में नहीं है, मतलब जैसे कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में है और बीजेपी की सरकार राज्य में नहीं है, तो क्या होगा कि ये क्या करेंगे, ये अपने मनमाने तरीके से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे पर्टिकुलर इस स्टेट में, ठीक है। और इसका लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे पक्का पता है कि यहाँ की विधानसभा क्या हो जाएगी, विघटन हो जाएगा। विघटन होंगे तो क्या होंगे, नए चुनाव होंगे। नए चुनाव होंगे तो चांस है कि दोबारा अपनी सरकार आ जाए। तो इसलिए क्या बहुत से जो पार्टियां थी वो अपने मनमाने तरीके से इसका यूज करती थी। क्लियर हुई बातें? ठीक है। अब आगे देखो, जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग का प्राधिकृत कर सकता है। ये तो राष्ट्रपति, ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें कोई खास बात है नहीं। राष्ट्रपति अथवा संसद अन्य किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेंगे, अर्थात ऐसा कोई कानून जो इस अवधि में प्रभावी है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है। समझ गई मेरी बात? देखो, हम पीछे जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे थे तो नेशनल इमरजेंसी के साथ साथ वो प्रावधान खत्म हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या पॉइंट हो रहा है, इसमें साफ कह रहा है कि अगर मान लो राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लग रहा है तो संसद या राष्ट्रपति ने कुछ विशेष प्राधिकार नियम बनाए है ना, ठीक है, वो राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी क्या रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। क्लियर? अर्थात ऐसा कोई कानून इस अवधि में प्रभावी है राष्ट्रपति शासन की घोषणा समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा। हाँ, जो राज्य विधानमंडल में है या तो उसको वापस ले सकती है, उसको परिवर्तन कर सकती है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता, यानी हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी प्रावधान उसको निलंबित नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन की अवधि में संबंधित उच्च न्यायालय में की स्थिति, स्तर और शक्तियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? चलो, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब नीचे आओ, एक सेकेंड। राष्ट्रपति आपातकाल राष्ट्रपति शासन की तुलना संसदीय अनुमोदन अवधि, निरस्तन और परिणाम के संदर्भ में तालिका संदर्भ में बताई गई है, ये अपने को नीचे पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 356 का प्रयोग देखो, वर्ष 1950 से अब तक 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग। अभी देखो, अभी भी और बढ़ गया होगा क्योंकि ये पुराना संस्करण है लक्ष्मीकांत वाला, तो बढ़ गया होगा। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से किया गया, ये मैं बता चुका, राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद और आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहली बार कब कहाँ यूज किया गया राष्ट्रपति शासन का? 1951 में। कहाँ पे? पंजाब में। क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा इनका कंपैरिजन अपन समझते हैं, समझने की कोशिश करना, कंपैरिजन में चीजें बहुत क्लियर होंगी तुम्हें। क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नेशनल इमरजेंसी और ये है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। सुनना, यह केवल तब उद्घोषित की जाती है जब भारत तथा उसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, भारी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह का खतरा हो, ठीक है। केवल, तो यहाँ पे केवल बात सही है, तो ये तीनों कारण होंगे तभी ये घोषणा करी जाएगी। इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो, इनका कारण युद्ध, भारी आक्रमण व सैन्य विद्रोह ना हो, ठीक है, ये कारण नहीं है। इसकी घोषणा के बाद राज्य कार्यकारी, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो, इसकी घोषणा के बाद राज्य कार्यकारी व विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि राज्य की जो कार्यकारिणी व विधायिका है ना, वो संविधान के अंतर्गत कार्य करती है। इसका प्रभाव ये होता है कि राज्य की विधायिका और प्रशासनिक शक्तियों पर केंद्र को प्राप्त हो जाती है। समझ में आई ये बातें? और इसमें क्या होगा, इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है, यानी कार्यपालिका ही बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या विघटित हो जाती है, या तो निलंबित कर देंगे या विघटित कर देते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल के माध्यम से चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी विधायी की शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती है। सेम सी बातें ये भी, ठीक है। अब अगली बात सुनो मेरी बात, एक सेकंड, अरे ये ऊपर कहाँ चला गया, एक सेकंड। हाँ,
2 पढ़ लिया हमने। तीसरा ये कि देखो, तीसरा है कि इसके अंतर्गत संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है, अर्थात यह शक्ति किसी अन्य निकाय अथवा प्राधिकरण को नहीं दी जाती। इसका यह है राष्ट्रपति शासन में, इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारों को सौंप सकती है। जब तक ये पद्धति रही है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य की संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के अनुरूप जाने जाते हैं। इसके लिए अधिकतम समयावधि निश्चित नहीं है। इसे प्रत्येक 6 माह के बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल, यहाँ इंपॉर्टेंट बात, ये अनिश्चित काल है और इसके लिए तुम्हें अच्छे से पता है कि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसके पश्चात इसकी समाप्ति तथा राज्य सामान्य सावधानी तंत्र की स्थापना आवश्यक है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं। इसके तहत केवल उस राज्य जहां पर आपातकाल लागू हो तथा केंद्र के बीच संबंध अपरिवर्तित होते हैं। इसके अंतर्गत सभी राज्य तथा केंद्र के बीच संबंध पर ये पढ़ लिया आपने। इसकी घोषणा करने तथा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित होते हैं और इसमें सारे के सारे संसद में कैसे सामान्य बहुमत द्वारा पारित होते हैं। बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, इसे राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। और लोकसभा मैंने बताया था ना 1/10 सदस्य, ठीक है ना। क्लियर हुई क्या छोटी छोटी बातें। अगला ये देखो, ये क्या कह रहा है कि जब 1977 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई थी। ठीक है, ये थोड़ी सी कहानी है और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शामिल 9 राज्यों में से इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था कि राज्य विधानसभा जनमत हो चुकी है। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी इसी आधार पर 9 राज्यों को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सन 1992 में बीजेपी शासित राज्य जैसे एमपी, हिमाचल, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ रहे। मुंबई केस 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय में, ये मुंबई देखो, ये ऐसा मुंबई है ना, ये सीएम थे तो इन्होंने क्या करा, इन पे जब इन पे लगाया गया था ना, ये शायद तमिलनाडु के सीएम थे, तो लगाया गया ना राष्ट्रपति शासन, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो इन्होंने कहा कि यार ये तो गलत है ना। तो जब इनकी फिर कुछ इनके इस निर्णय के बाद, यानी ऐसा मुंबई निर्णय के बाद वाद हुआ था, इसके निर्णय के बाद कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी कि आप राष्ट्रपति शासन पे कैसे मतलब लगाओगे, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो उच्चतम न्यायालय ने अपने दूरगामी निर्णय से राष्ट्रपति शासन की घोषणा की। इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल विशेषता है। समझ गया ना। परंतु न्यायालय ने 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक और 1991 में मेघालय की राष्ट्रपति शासन का वैध नहीं ठहराया। ठीक है, ओके, आगे सुनिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान की आलोचना को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति है कि वह मृत पत्र की भांति ही रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। अम्बेडकर ने इसको मृत पत्र कहा। उन्होंने कहा केंद्र और उसके हस्तक्षेप से प्रतिबंध करना चाहिए। ये क्या कहा, एक बार इसको सुनते हैं। देखो, अम्बेडकर जी ने कहा केंद्र को उसके हस्तक्षेप से प्रतिबंध करना चाहिए क्योंकि वह प्रांत यानी कि राज्य की संप्रभुता पर आक्रमण माना जाता है। यह एक सैद्धांतिक प्रतिज्ञा है जिसमें हमें उन लोग कारणों को मानना पड़ेगा कि हमारा संविधान एक संघीय है। ऐसा होने पर यदि केंद्र प्रांतीय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप करता है तो यह संविधान द्वारा केंद्र पर लागू प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे और वे एक मृत पत्र होंगे। यदि कभी उनका प्रयोग होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति जिसमें ये सभी शक्तियां निहित है, प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पूर्व उचित सावधानी बरतेगा। ये अपने अम्बेडकर साहब ने कहा था। ठीक है, हालांकि अनुवर्ती घटनाओं से स्पष्ट होता है कि जिसे संविधान का मृत पत्र माना गया है वहीं राज्य सरकार व विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ है। इस संदर्भ में संविधान सभा एक सदस्य एच.सी. कामत ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर तो अब जीवित नहीं है परंतु यह अनुच्छेद अभी भी जीवित है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं क्या है देखो, ये सुनो। अब इसके नीचे एक सेकंड में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, वो जो नीचे आया था उन 9 राज्यों के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो 9 राज्यपाल है जो वो थे, जब मैंने बता रहा था पीछे मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो वो खत्म करता है, वो वाली बात। फिर ये ऐसे ऐसे, तो ये खास याद मत करना तुम, ये राज्य याद नहीं करने तुमको, ठीक है ना। बस कहानी थोड़ी सी मोटी मोटी ध्यान रखना। यानी अपने जो स्वार्थ और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने बहुत सी चीजें चेंज करी।
अब देखो न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं क्या है। देखो 1975 के 38वें संविधान संशोधन, ये जो चीजें बता रहा हूँ ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएस मेंस और या यूपीएससी मेंस। पॉइंट ये है कि आपको फैक्ट्स थोड़े से ध्यान रखने हैं, जहां पे कुछ चेंजेस है वो थोड़े से ध्यान रखने हैं। देखो 1975 के 38वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया था कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी के टाइम पर पहले बोला कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन जब 44वें संविधान संशोधन 1978 हुआ तो इसमें क्या कहेगा, राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगी, यानी जुडिशियल रिव्यू। क्लियर, सीधी सी बात। इसको 1975 को इसको चुनौती से मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। 38वां संविधान इंदिरा गांधी वाला, फिर 44वां संविधान संशोधन होता है उसमें जुडिशियल रिव्यू में इसको डाल दिया। ठीक है, अब मुंबई एसआर मुंबई जो मामला हुआ 1994 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए। ये कहा कि आप जब भी राष्ट्रपति शासन पर्टिकुलर स्टेट में लगा रहे हो तो आप ये चीजें ध्यान रखो। देखो राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। ठीक, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि यह अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित है अथवा यह दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाया जाता है। केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन की न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसंगत कारणों से प्रस्तुत करे। ठीक है, यानी कि केंद्र की यह जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रपति शासन जो पर्टिकुलर स्टेट में लगाया है ना, उनका कारण बताए कि हमने इस कारण लगाया था। ठीक, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा तो आप भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। एक सेकंड। क्लियर। अगला देखो, अगला कारण है कि न्यायालय यह नहीं देख सकता कि संसाधन सही है अथवा पर्याप्त है, अपितु यह देखता है कि कार्य तर्कसंगत है अथवा नहीं। ठीक, यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है, न्यायालय राष्ट्रपति घोषणा को असंवैधानिक पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार होगा। इंपॉर्टेंट बात है। राज्य विधानसभा की को केवल ध्यान रखना तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है, यानी राष्ट्रपति घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। जब तक कि कोई घोषणा को मंजूरी नहीं प्राप्त होती, राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो बातें ध्यान रखना। देखो पर्टिकुलर पहले क्या करते थे कि मैंने तुमको अच्छे से समझाया था कि पर्टिकुलर कोई स्टेट है और उसमें केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, सेम पार्टी की सरकार यहाँ पे नहीं है, तो अब क्या करेगा, वो चाहते हैं कि सेकंड चुनाव हो जाए। सेकंड चुनाव कब होंगे, जब यहाँ पे हम प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो इसके पास दो पावर हो जाती है। एक तो क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी विधानसभा है उसको निलंबन कर सकता है और उसका विघटन कर सकता है, और जैसे आप विघटन कर दिया तो नए चुनाव हो जाएंगे। तो ये इनका उद्देश्य की पूर्ति होगी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कर दी, वो चीज ये कर दी कि साहब ऐसा करो आप कि आप है ना, ये जो है ना विधानसभा केवल तभी विघटित होगी, यानी विघटित कब होगी, जब संसद की अनुमति हो, संसद की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, यानी लोकसभा राज्यसभा, और जब तक कोई घोषणा की मंजूरी नहीं प्राप्त हो जाती। और निलंबन कब तक कर सकते हैं, यानी राज्य विधानसभा केवल निलंबित कर सकते हैं यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ होती है, तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है। मतलब इसको सीधा सी बात है कि दोनों चीजों में क्या होगा, आपकी संसद की अनुमति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संसद की अनुमति नहीं होती तो ये पुनर्जीवित हो जाएगी। समझ गए। अगला धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है। अतः यदि कोई राज्य सरकार एक सेकंड, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा ध्यान रखिए। देखो धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल विशेषता है। अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल सिद्धांत है। राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का संसद में निश्चित किया जाना चाहिए जब तक यह ना हो कि वह मंत्रिपरिषद बनी रहे। क्लियर हुई। चलो बढ़िया। अगला, जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उससे राज्यों में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मतलब कि पहले वाली वही बात है कि केंद्र में नया सत्ता दल आ रहा है तो नहीं होगा। इसलिए क्या कि एसआर बॉम्बे केस के बाद में ना, एसआर बॉम्बे केस जो 1994 हुआ उसके बाद में ना, ये जो प्रेसिडेंट रूल तुम नोट करना बहुत कम हो गए। पहले बहुत ज्यादा लगाए जाते थे, फिर वो बहुत कम होते गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी गाइडलाइन जारी कर दी, बहुत सी चीजें चेंज कर दी। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियां विशिष्ट शक्तियां हैं, इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही करना चाहिए। क्लियर हुई। चलिए, उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोगों के मामले। देखो सरकारी आयोग के केंद्र राज्य संबंधों में जो
सरकारी आयोग 1988 पर आधारित रिपोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय ऐसा बॉम्बे में वे परिस्थितियां उल्लिखित हैं जहां अनुच्छेद 356 का उचित व अनुचित रूप में प्रयोग किया गया है। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में उचित होगा। समझ गए? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो किस परिस्थितियों में उचित होगा ये समझो पहले। जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, अर्थात त्रिशंकु विधानसभा हो। ठीक है, मतलब चुनाव के बाद विधानसभा को किसी भी दल में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने में इनकार कर दे और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन ना हो। देखो मोटा मोटा आप ये समझो कि अगर कोई बंदा जीतता है ना, जैसे मान लो अगर हम बेसिकली ऐसे समझे कि जैसे यूपी है, यूपी में 403 सीटें हैं ना, 403 सीटों के लिए विधानसभा की सीटें होती हैं, उसमें चुनाव होता है। तो हम ये समझे कि जैसे ए बी सी डी 4 जने हैं ना, इसको मिली 150 वोट, इसको मिले 0 वोट, इसको मिले 50 वोट, इसको मिले 100 वोट, 70 वोट, ऐसे मान लो। तो हमें पता है कि किसी का भी बहुमत नहीं है, तो किसी का भी बहुमत नहीं है तो उसके बाद क्या सीन आता है कि गठबंधन से सरकार बने। तो गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं, तब जाके वहां पे क्या राष्ट्रपति शासन लगाना उचित हो जाता है। अब देखो, जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने की इच्छुक न हो अथवा स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने की अवस्था में न हो, यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे, जहां आंतरिक उच्छेदन दो हो, उदाहरण के लिए सरकार जब सोच विचारपूर्ण संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करे और इसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में फूट पड़े। ठीक है, भौतिक विखंडन अगला ये हो जाएगा। भौतिक विखंडन जहां सरकार इच्छापूर्ण अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे और राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। ये तो हो गए उचित। अब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित है, ये अनुचित हो जाएंगे। जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे अथवा सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए। ठीक है, मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे और सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावना की जांच किए बिना राष्ट्रीय शासन आरोपित करने की सिफारिश करे, ये संभावना ही नहीं। जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय लेता है और मंत्रिपरिषद में को सदन में बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश दे सकता है। ये दोनों चीजें फोर्सफुली है ना, ये ध्यान रखना। बस इतना समझ लोगे तो बहुत सी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एक सेकंड हाँ, एक सेकंड। 3-4 कारण हो रहे हैं। जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा में आम चुनाव में भारी हार सामना करे, जैसे कि 1970 और 1980 में हुआ था, तब ये अनुचित कारण होगा। आंतरिक गड़बड़ी, जैसे कोई आंतरिक उच्छेदन अथवा भौतिक विघटन गड़बड़ी ना हो। ठीक है, राज्य में कुशासन और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य में वित्तीय संकट। ठीक है, ये कारण अनुचित है। जहां राज्य सरकार को अपनी गलतियां सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो और डायरेक्ट वहां पे क्या कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ये कारण हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा राष्ट्रपति शासन कंप्लीट। हमने कोशिश करा कि मैं आपको सारी चीजें समझा सकूं, आप बार बार इनको रिवाइज करिएगा। तो हमने 2 पढ़ लिए, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356। क्लियर हुई दोनों बातें? अब देखो, अब हम चल रहे हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक है, सुनिएगा। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्येक खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे लगाया जा सकता है। 38वें संविधान संशोधन 1975 में कहा गया था कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा किसी न्यायालय में किसी आधार पर प्रश्न नहीं। ये बात तो देखो तीनों में सेम रहेगी। जब हम आर्टिकल 352 पढ़ते हैं, यानी एक सेकंड में आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में राइटिंग नहीं आई लेकिन आप मेरे बोलने पे ध्यान देना। 352, 356 और 360, तीनों में एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीनों में ये है कि 38वां संविधान संशोधन होता है और वो क्या कहता है कि आप ये जुडिशियल रिव्यू से इसको बाहर कर दिया, यानी जब भी ये तीनों चीज लगाई जाएंगी इसको बाहर कर दो। लेकिन फिर आता है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू को इसके अंदर डाल लो। तीनों बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ये इसमें यही बताया गया। फिर संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन देखो, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। अब देखो, मैं तुमको तीनों चीजें थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूँ, 1, 2 और 3। देखो, ये आर्टिकल 352, ये आर्टिकल 356, ये आर्टिकल 360। अब यहाँ पे संसदीय अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में। ठीक है, समझ गए ना? करेगा यहाँ पे राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति और ये भी राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन यहाँ पे 1 महीने में, यहाँ पे 2 महीने में और यहाँ पे संसदीय अनुमोदन 2 महीने में होना चाहिए। ठीक है, तीनों बात समझ गए, तीनों बातें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आती है स्पेशल मेजोरिटी और यहाँ पे है
सिंपल मेजोरिटी, और यहाँ पर भी क्या है, सिंपल मेजोरिटी। ये दो मोटी मोटी बातें ध्यान रखना। ये लगेगा, ठीक है, ये लगेगा अनलिमिटेड टाइम के लिए, पहले पहले ये 6 माह के लिए लगेगा, फिर आप अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा सकते हो। ये भी कब लगेगा, 6 माह के लिए लगेगा, 3 साल के लिए लगा सकते हो। ये क्या लगेगा, इसकी कोई डेट नहीं है, ये कितने भी दिन लग सकता है। तो इसलिए कहते हैं ये बहुत खतरनाक है वित्तीय जो आपातकाल है। इसको देखो, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान यदि लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए, तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी, परंतु इस अवधि में उसे राज्यसभा को मंजूरी मिलना आवश्यक होगा। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए, तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। यह 2 बातों को इंगित करता है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरी, इससे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यकता नहीं है। समझ गए ना, 2 बातें, संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 2 बातें इसमें क्लियर होती हैं। अब इतनी बातें एकदम थोड़ा ध्यान रखना, आप तीनों चीजों में बहुत ही क्लियर तरीके से समझना। फिर है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। क्लियर नहीं है तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, ठीक है, और अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों के उपस्थित मतदान करने का बहुमत है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर देखो वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या है, ये समझो। देखो वित्तीय आपातकाल के प्रभाव है कि केंद्र की कार्यकारी शक्तियां इस सीमा तक विस्तारित होती हैं कि वह किसी राज्य की वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने के निर्देशित कर सकता है। किसी भी राज्य के लिए ऐसे निर्देश से राष्ट्रपति आवश्यक समझे, ठीक है। आगे सुनो, ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों को लिखित हो सकता है। राज्य की सेवा में किसी भी अथवा किसी वर्ग के सेवकों के वेतन, यानी कि जब हम गवर्नमेंट जॉब लगेंगे तो हमारे वेतन और भत्तों में कटौती की सकती है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी। राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लगाए गए सभी धन विधेयक अथवा अन्य वित्तीय विधेयकों के आरक्षित रखना। अगर राज्य विधान कोई मान लो कर संबंधित कर लगाई जाती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसमें संविधान विधेयक और वित्तीय विधेयक को आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र की सेवाओं में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कटौती जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की कटौती जारी कर सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग वाला है कि यहाँ पे लिख देगा कि उच्चतम न्यायालय के और सभी न्यायाधीशों की वेतन और भत्तों में कटौती नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऐसा आएगा तो इसमें कटौती कर सकता है, ठीक है। अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य एच.एन. कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। संविधान में इसे शामिल करने की कारणों की व्याख्या करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कहा था कि यह अनुच्छेद न्यूनाधिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक व वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी। इसने अति शक्तिहीन के परिणाम स्वरूप अमेरिका लोगों को पीछे छोड़ दिया। इतनी इंपॉर्टेंट बात इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगर देखो अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है अवधि, यद्यपि 1991 वित्तीय संकट में आया था बट घोषित नहीं हुआ, ठीक है। फिर आपातकाल प्रावधानों की आलोचना देखो, थोड़े अपन समझ लेते हैं। मेंस का है वैसे, बट थोड़ा एक बार रीडिंग मार लेते हैं। संविधान सभा के कुछ सदस्यों के संविधान में आपातकाल के प्रावधानों के संसर्ग के निम्न आधार पर आलोचना करी। पहली है कि संविधान की संघीय प्रभाव नष्ट होगा तथा केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा। मतलब जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो खत्म हो जाएगा और केंद्र किसकी तरफ, जो एकात्मक व्यवस्था ये है। इसलिए तो हमारा संविधान क्या है कि स्ट्रॉन्ग केंद्र होने के साथ फेडरलिज्म यानी संघीय संविधान हमारे, है ना। तो ये देखो, राज्य की शक्तियां एकल और संघीय दोनों पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथ में चली जाएंगी। ये इसकी आलोचना है, तो इसकी नेगेटिव बात ही करेंगे। राष्ट्रपति की तानाशाही बन जाएगा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातांत्रिक आधारशिला नष्ट हो जाएगी। अतः एच.वी. कामत ने मत प्रकट किया कि मुझे डर है कि इस एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो एक पुलिस राज्य, एक ऐसा राज्य जो उन सभी सिद्धांतों और आदर्शों का पूर्ण विरोध करता है जिसके लिए हम पिछले दशकों में लड़ते रहे हैं। एक राज्य वहां सैकड़ों मासूम महिलाओं एवं पुरुषों के स्वतंत्र के अधिकार सदैव संशय में रहे हैं। एक राज्य जहां कहीं शांति होगी जो वह कब्र में होगी और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी।
यह शर्म और दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में कोई साम्य नहीं होगा। केटी शाह ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि प्रतिक्रिया और पतन एक साथ एक अध्याय है। मैंने पाया जो किसी ने नहीं कहा, परंतु दो विभिन्न धाराएं इस अध्याय के संपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित एवं प्रभावित करती हैं। केंद्र को इकाइयों के विरुद्ध विशिष्ट शक्ति से सुसज्जित करना और सरकार को इन लोगों के विरुद्ध सशक्त करना। टीटी कृष्णाचार्य ने भय प्रकट किया कि प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाह का प्रयोग करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यकारी संवैधानिक तानाशाह बनेगा, टीटी कृष्णाचार्य ने कहा। ठीक है, एच.एन. कुजरू ने कहा कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा है। चलिए, है ना। हालांकि संविधान सभा ने इन प्रावधानों के समर्थक भी थे, अतः यह अलादी कृष्ण अय्यर ने कहा कि संविधान के जीवन साथी बताया महावीर त्यागी ने विचार व्यक्त किया कि ये सुरक्षा बल की तरह कार्य करेंगे और संविधान की रक्षा करने में सहायक होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा देख लेना, क्या पता कभी स्टेटमेंट देख के आपसे पूछ ले किनका स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे इमरजेंसी आरएस प्री के सब उसमें सिलेबस में है, तो हो सकता है ये पूछ ले। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में आपातकाल प्रावधान के बचाव में उनके दुरुपयोग की संभावना को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं कर सकता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग अथवा राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग संभावना नहीं है। तो ये तो अम्बेडकर साहब ही जानते थे। अब देखो कुछ आर्टिकल हैं जो अपने को कभी कभी ये आरएस की प्री में भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा एक बार देख लो। 352 में आपातकाल की घोषणा, 353 में आपातकाल लागू होने के प्रभाव, 354 में आपातकाल की घोषणा जारी रहते राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधानों को लागू करना, 355 में राज्यों के बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षा संबंधित संघीय कर्तव्य, 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन, 357 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी घोषणा के बाद विधायी शक्तियों का प्रयोग, 358 में राष्ट्रपति में अनुच्छेद 19 के प्रभाव का स्थगन, आपातकाल में भाग 3 में प्रदत्त अधिकारी को लागू करना स्थगित करना, 359A में इस भाग को पंजाब राज्य पर भी लागू करना, और 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान यहाँ पे है। चलिए, धन्यवाद। हमारा पार्ट नंबर 2 हो चुका है। ठीक है, इमरजेंसी का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर अपना मैं बता दूंगा आपको कौन सा होगा।